Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing Land Acquisition Act 1894 and in this video I am going to start from section 31. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. लास्ट वीडियो में हमने इस एक्ट के पार्ट 4 को डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम पार्ट 5 को डिस्कस करेंगे। पार्ट 5 डील करता है टॉपिक ऑफ पेमेंट के साथ। अब यहाँ पर पेमेंट से क्या मुराद है? पेमेंट मीन्स वो अमाउंट ऑफ मनी, वो मुआवजा, वो कंपनसेशन जो कोई भी लैंड एक्वायर करने के बाद उस लैंड के ऑनर को पे किया जाता है, आया गवर्नमेंट की तरफ से या कंपनी के केस में कंपनी की तरफ से। और इसके जो रेलिवेंट सेक्शंस हैं वो सेक्शन 31 से सेक्शन 34 तक हैं। सो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 31 से। सेक्शन 31 डील करता है पेमेंट ऑफ कंपनसेशन और डिपॉजिट ऑफ द सेम इन कोर्ट। या तो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पे कर दी है उसके ऑनर को या फिर उसी अमाउंट को कोर्ट में सबमिट कर देना। सो सेक्शन 31 को अगर हम देखें तो सेक्शन 31 स्टेट्स दैट क्लॉज 1 कहती है व्हेन द कलेक्टर हैज मेड एन अवार्ड अंडर सेक्शन 11, यानी कि अगर कलेक्टर ने सेक्शन 11 के अंडर कोई अवार्ड जारी किया है। अब हमने सेक्शन 11 को डिटेल में डिस्कस किया है और हर वीडियो में हम इसको रिपीट भी करते हैं। क्या गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को कोई लैंड चाहिए अपने किसी पर्पस को एस्टेब्लिश करने के लिए, कलेक्टर गवर्नमेंट के बिहाफ पर वो लैंड एक्वायर करता है, लैंड की मौजूद जगह तलाश करता है, तलाश करने के बाद नोटिफिकेशन जारी करता है और उन नोटिफिकेशन के अंडर उन लैंड ऑनर्स को बुलाता है कि अगर आपको इस लैंड की कंपनसेशन से मुतालिक किसी तरह का कोई एतराज़ है तो उस ऑब्जेक्शन को रेज कर दें। उसके बाद उनकी ऑब्जेक्शन सुनने के बाद वो एक फैसला सादर करता है जिसको हम अवार्ड कहते हैं। अब ये सेक्शन कहता है कि अवार्ड कलेक्टर ने जारी कर दिया। उसके बाद पार्ट ए, if the persons interested entitled to the compensation under the award and the provincial government accept the award and intimate their acceptance in writing to the collector before the expiry of period prescribed in subsection 2 of section 18 for making an application to collector for referring the award to the court, or in subsection 3 of the said section for referring the award to the court by provincial government, if the period specified in subsection 2 of said section for making an application to the collector or for referring the award to the court has expired and no such application or reference has been made, the collector shall before taking the possession of land tender the payment of full amount of compensation awarded to him by and shall pay it to them unless prevented by some or more of the contingencies। अब इसमें कहा गया है कि जितने भी लोग जिनका उस ज़मीन के अंदर किसी भी तरह का कोई भी इंटरेस्ट है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कलेक्टर के जारी करदा अवार्ड को एक्सेप्ट कर लिया है और वो उस पर किसी भी तरह की कोई भी ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर रहे, उन्होंने अपनी एक्सेप्टेंस को रिटन फॉर्म में कलेक्टर को जमा करा दिया है और साथ ही साथ सेक्शन 18 सब सेक्शन 2 के अंदर जो उन्हें अपॉर्चुनिटी दी गई थी कि वो ऑब्जेक्शन के केस में कलेक्टर को एक रेफरेंस मूव करें कि वो कलेक्टर उनके बिहाफ पे इस रेफरेंस को कोर्ट में सबमिट करे, और उन्होंने सेक्शन 18 सब क्लॉज 2 की अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल नहीं किया। और ये जो लिमिटेशन पीरियड सेक्शन 18 सब सेक्शन 2 में दिया गया है, यानी कि जो 6 वीक्स और 6 मंथ्स के अंदर आपने ऑब्जेक्शन रेज करते हुए रेफरेंस कोर्ट में फाइल करना है, उन्होंने ऐसा कोई रेफरेंस फाइल नहीं किया। साथ ही साथ इस लिमिटेशन पीरियड का टाइम एक्सपायर हो गया। टाइम पीरियड एक्सपायर होने तक कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं हुआ, कोई रेफरेंस कलेक्टर को फाइल नहीं किया गया। तो ऐसी सूरत में जब टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया तो फिर कहा है द कलेक्टर शैल, मैंडेटरी प्रोविजन है, शेल का वर्ड यूज हुआ है। कलेक्टर क्या करेगा, उस जमीन की पोजेशन लेने से पहले, उस जमीन का कब्जा हासिल करने से पहले उस जमीन का जितना कंपनसेशन, जितनी अमाउंट उसने तयन की है, जितनी अमाउंट डिटरमिन की है, वो अमाउंट उसके लैंड ऑनर्स को पे कर देगा।
और पेमेंट करने के बाद फिर वो उस जमीन को एक्वायर कर लेगा। यानी कि जो जमीन के रकबे को देखते हुए उसकी कंपनसेशन डिटरमिन की थी, उसकी पेमेंट उसके लैंड ऑनर्स को कर दी जाएगी। उसके बाद अगर हम देखें तो इसकी पार्ट बी बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। पहले पार्ट में हमने क्या कहा, अगर ऑब्जेक्शन रेज नहीं हुई। सेकंड पार्ट में कहा है इफ द पर्सन इंटरेस्टेड इंटाइटल टू द कंपनसेशन अंडर द अवार्ड or provincial government object to the award and an application has been made to collector under subsection 2 of section 18 for referring the award to the court, or the award has been referred to court by provincial government under subsection 3, the collector shall before taking the possession of land tender the payment of compensation awarded by him or the estimated cost of acquisition of the such land whichever is less to the person entitled and shall pay it to them unless prevented by some or more of the contingencies। अब इसमें कहा गया है कि अगर तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फिर जो इंटरेस्टेड पर्सन्स हैं उनको जमीन की कंपनसेशन जो तयन की गई है, जो अवार्ड जारी किया है अंडर सेक्शन 11, उसके ऊपर किसी तरह का कोई भी एतराज है, यानी कि अगर तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये कहती है कि ज़मीन का रकबा इतना था और इसकी इतनी अमाउंट जो है वो बनती है, लेकिन कलेक्टर ने इससे ज़्यादा अमाउंट तयन कर ली है, तो वो इस पर ऑब्जेक्शन रेज करती है। और ऑब्जेक्शन रेज करने के साथ साथ वो सेक्शन 18 सब क्लॉज 2 के अंदर एक एप्लीकेशन मूव करती है बिफोर द कलेक्टर, ताकि कलेक्टर उसके बिहाफ पे एक रेफरेंस फाइल कर सके कोर्ट में। अगर तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को एतराज़ है या फिर दूसरी सूरत में अगर तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट राजी है, उसको जारी करदा अवार्ड के ऊपर किसी तरह का कोई भी एतराज नहीं है, और जो इंटरेस्टेड पर्सन है, जो इंटाइटल हैं, जो लैंड ऑनर्स हैं, जो जमींदार हैं, उनको किसी तरह का कोई एतराज है और वो कलेक्टर के पास एक एप्लीकेशन मूव करते हैं अंडर सेक्शन 18, और सेक्शन 18 के अंदर जो एप्लीकेशन मूव हुई कि आप कोर्ट में रेफरेंस फाइल करें, और उसका टाइम पीरियड जो 6 मंथ्स या 6 वीक्स दिया हुआ है, उसके एक्सपायर होने से पहले वो कलेक्टर के पास एप्लीकेशन जमा करा देते हैं कि कलेक्टर उनके बिहाफ पे रेफरेंस फाइल करे। यानी कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट को एतराज नहीं है, लेकिन इंटरेस्टेड पर्सन को एतराज है, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से मनी भी कलेक्टर के पास जमा हो गई है। जो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन जमींदार को देनी है वो गवर्नमेंट ने कलेक्टर के पास जमा करा दी, तो कलेक्टर ये अमाउंट कोर्ट में सबमिट करेगा और साथ ही साथ फिर उन लोगों को नोटिस भेजेगा कि आप फलान दिन पर कोर्ट के सामने पेश हो जाएं, और फिर ये कोर्ट इनके दरमियान कंपनसेशन की मनी को जो है वो डिवाइड कर देगी, यानी कि उनके लैंड ऑनर्स को पे कर देगी। अब यहाँ पर मनी का कलेक्टर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, कलेक्टर ने ये मनी कोर्ट में सबमिट कर दी, लेकिन इसके साथ एक प्रोवाइजो अटैच की गई है, और वो प्रोवाइजो क्या कहती है, नो पेमेंट अंडर क्लॉज बी शैल बी मेड until the person entitled to compensation furnishes to the satisfaction of collector a security for refund of the amount, if any, which may subsequently be found to be in excess of compensation awarded to him by the court। अब ये जो मनी गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है कंपनसेशन की अमाउंट पर, अगर तो इस कंपनसेशन की अमाउंट पर इंटरेस्टेड पर्सन को एतराज है, जमींदारों को एतराज है, और एतराज के बावजूद वो ऑन प्रोटेस्ट इस मनी को एक्सेप्ट करते हैं कलेक्टर से, यानी कि वो उसको फॉर एग्जांपल अगर तो जमीन की जो रकम थी वो 5 लाख बनती थी, कलेक्टर ने 4 लाख तयन की है, तो ये 4 लाख कलेक्टर से रिसीव कर लेते हैं ऑन प्रोटेस्ट एहतजाज के ऊपर कि हमें ये मंजूर नहीं है, लेकिन कोर्ट का फैसला आने के बाद हमें इसकी प्रॉपर मनी वापस मिल जाएगी। तो ऐसी सूरत में कलेक्टर अगर तो उसको लगता है कि जमीन की रकम वाकई में 4 लाख बनती है, तो वो उनसे एक श्योरिटी बॉन्ड लेगा। बॉन्ड साइन कराने का मकसद ये है कि वो उनसे ये कहेगा कि अगर तो कोर्ट का फैसला आने के बाद जो अमाउंट कोर्ट डिटरमिन करेगी, अगर तो वो अमाउंट इन पैसों से कम हुई, तो इस बॉन्ड के जरिए आप वो मनी कलेक्टर को रिटर्न करोगे। यानी कि वो उनसे जमानत लेता है कि अगर जो कोर्ट की जारी करदा फैसले में ये कंपनसेशन की अमाउंट कम हुई, तो ज्यादा आपने मुझसे रिसीव की है वो वापस करेंगे। अब उसके बाद क्लॉज 2 की तरफ आ जाएं, तो क्लॉज 2 कहती है इफ दे शैल नॉट कंसेंट टू रिसीव इट
or if there be no person competent to alienate the land, or if there be any dispute as to the title to receive the compensation or to the apportionment of it, the collector shall deposit the amount of compensation in the court to which a reference under section 18 would be submitted. अब इस क्लॉज में कहा गया है कि समटाइम्स ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो लैंड एक्वायर करने जा रही है थ्रू कलेक्टर, अगर तो वो ज़मीन किसी ऐसे पर्सन के पास है जो कि इस कंपनसेशन की अमाउंट के ऊपर किसी तरह का कोई भी ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर रहे, या फिर वो बंदा कॉम्पिटेंट नहीं है फर्दर एलिनेशन ऑफ द लैंड के लिए, मीन्स टू से किसी इलनेस की वजह से कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से वो प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर सकता, या फिर वो पर्सन अनसाउंड माइंड है और उस अनसाउंड माइंड का कोई भी मैनेजर नहीं है, या फिर कोई ऐसा माइनर पर्सन है जिसका कोई गार्डियन अपॉइंट नहीं हुआ, मीन्स टू से ऐसे बंदे हैं जो कि ना तो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कंपनसेशन की अमाउंट के ऊपर, ना इनको रिसीव करने से मुतालिक अगर किसी किस्म का कोई डिस्प्यूट आता है तो वो किस तरह से होगा। तो ऐसी लैंड की सूरत में जब ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाएगी तो फिर जो कंपनसेशन की अमाउंट डिटरमिन की गई है, कलेक्टर उस कंपनसेशन की अमाउंट को थ्रू रेफरेंस कोर्ट के अंदर सबमिट करेगा। कौन सा रेफरेंस? अंडर सेक्शन 18। ये रेफरेंस तैयार करके वो कलेक्टर कोर्ट में फाइल सबमिट कर देगा। उसके बाद अब कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वो किस तरह से ये कंपनसेशन की अमाउंट उनके दरमियान डिवाइड करेगी। इसके साथ एक और प्रोवाइजो अटैच की गई है और वो प्रोवाइजो कहती है दैट एनी पर्सन एडमिटेड टू बी इंटरेस्टेड मे रिसीव सच पेमेंट अंडर द प्रोटेस्ट एज टू द सफिशिएंसी ऑफ द अमाउंट। और अब इसमें कहा गया है कि अगर किसी पर्सन ने ऑन प्रोटेस्ट कोई अमाउंट रिसीव की है, यानी कि उसको अमाउंट के ऊपर एहतिजाज था लेकिन एहतिजाजन उसने कोई अमाउंट रिसीव की है, तो फिर इसका रेफरेंस भी कलेक्टर कोर्ट में फाइल करेगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रोवाइजो क्या कहती है? Provided that no person who has received the amount otherwise than under protest shall be entitled to make any application under section 18। या फिर अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसने प्रोटेस्ट पर ऑन प्रोटेस्ट कोई अमाउंट रिसीव नहीं की या फिर उसके ऊपर किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया, तो यानी कि जमीन की जो अमाउंट डिटरमिन की गई है वो अमाउंट कम हो ज्यादा हो, उन बंदों की तरफ से किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन फाइल नहीं हुआ, तो फिर वो पर्सन्स अंडर सेक्शन 18 रेफरेंस मूव नहीं कर सकते, वो रेफरेंस फाइल नहीं कर सकते। उसके बाद फिर फर्दर कहा गया है दैट नथिंग हियरिन कंटेन्ड शैल अफेक्ट द लायबिलिटी ऑफ द पर्सन who may receive the whole or any part of compensation awarded under this act to pay the same to person lawfully entitled thereto। या फिर अगर कोई ऐसे पर्सन्स हैं जिनने किसी के बिहाफ पर ये कंपनसेशन की अमाउंट रिसीव की है तो वो इंटाइटल्ड हैं कि ये अमाउंट उस पर्सन तक पहुंचा दें जो लीगली इंटाइटल्ड है इस अमाउंट के लिए, यानी कि जो रियल ऑनर ऑफ द लैंड है उस तक ये अमाउंट पहुंचानी जरूरी है। या फिर अगर कोई बंदा ऑन प्रोटेस्ट बतौर एहतिजाजन कोई अमाउंट रिसीव कर रहा है तो वो अपना प्रोटेस्ट रिटन फॉर्म में रिकॉर्ड करके कलेक्टर को भेजेगा कि मुझे ये अमाउंट कबूल नहीं है, ये अमाउंट इतनी बनती थी, मुझे इतनी कम दी गई है, तो फिर ये कलेक्टर फर्दर उसका रेफरेंस दायर करेगा। उसके बाद सब क्लॉज 3 कहती है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस सेक्शन द कलेक्टर मे विद द सैंक्शन ऑफ कमिश्नर इंस्टेड ऑफ अवॉर्डिंग अ मनी कंपनसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लैंड मेक एनी अरेंजमेंट विद द पर्सन हैविंग लिमिटेड इंटरेस्ट इन सच लैंड ईदर बाय ग्रांट ऑफ लैंड इन एक्सचेंज द रिमिशन ऑफ लैंड रेवेन्यू और द अदर लैंड्स हेल्ड अंडर द सेम टाइटल इन सच अदर वे एज मे बी इक्विटेबल हैविंग रिगार्ड टू द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज कंसर्न। अब इसमें कहा गया है कि कलेक्टर को ये इख्तियार दिया गया है कि वो कमिश्नर की इजाज़त के साथ इंस्टेड कि वो किसी लैंड से मुतालिक कोई अवार्ड जारी करे, यानी कि जो लैंड एक्वायर हो गई है, बजाय इसके कि वो उस लैंड से मुतालिक अपना फैसला जारी करे, वो कोई और अरेंजमेंट भी कर सकता है। अब कैसी अरेंजमेंट? अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसका किसी ज़मीन के अंदर कोई लिमिटेड इंटरेस्ट है, कोई महदूद मफाद है और उसकी जो डैमेजेस हुए हैं वो बहुत कम है, इंतहाई कम है, तो ऐसी सूरत में कलेक्टर के पास 3 इख्तियारात हैं, लेकिन ये 3 इख्तियारात विद द सैंक्शन ऑफ कमिश्नर हैं। कमिश्नर की इजाज़त के साथ वो क्या कर सकता है? नंबर 1,
ग्रांट ऑफ अदर लैंड इन एक्सचेंज, अगर कोई उनकी थोड़ी सी जमीन है जो कि एक्वायर हो रही है तो उस थोड़ी सी जमीन के बदले उसी के साथ मुल्हिका कोई और जमीन उनको दे देगा। या फिर सेकेंडली द रिमिशन ऑफ द लैंड रेवेन्यू, उनका लैंड रेवेन्यू यानी कि जो टैक्सेस हैं उनको माफ कर सकता है। या फिर और अदर लैंड्स हेल्ड अंडर द सेम टाइटल, या फिर अगर उनका थोड़ा ज्यादा मफाद है, कोई ज्यादा इंटरेस्ट है, तो फिर इस जमीन के बदले कोई और जमीन उनको दे सकता है। सेक्शन 31 के अंदर हमें बताया गया है कि पेमेंट किस तरह से करनी है, उसका क्या तरीकाकार है। ये थी हमारी आज की डिस्कशन सेक्शन 31 ऑफ द लैंड एक्विजिशन एक्ट के ऊपर। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज।